हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 8 अगस्त 2024 का द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी क्या पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहे हैं और उसके आफ्टरमाथ क्या क्या है, मतलब जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं, उसके बाद अब क्या हो रहा है वहाँ पर। देखो, सबसे पहले चीज़ तो आप जानते हैं जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, इट हैज़ फॉलन डाउन और वो वहाँ पर नहीं रही बेसिकली पावर में। तो बांग्लादेश की आर्मी ने स्टेप इन किया है और उन्होंने बोला है कि कुछ दिनों में वो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे सो दैट इस क्राइसिस को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है यहाँ पर। देखो, जो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रही है वो पूरे के पूरे रीजनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती है, और स्पेशली जो उसके रीजनल नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया को यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ को लेकर है। तो माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो वहाँ पर रह रही है बांग्लादेश में, वो भी माइग्रेट करेगी, राइट। इट विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ कंपैरेटिवली ए सेफर प्लेस। तो वो यहाँ पर आना स्टार्ट करेंगी, राइट। तो यहाँ पर एक माइग्रेशन का प्रॉब्लम जो स्पेशली माइनॉरिटी की तरफ से आने वाला है, वो एक इंडिया को अफेक्ट करेगा। इसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो इंटरिम गवर्नमेंट के पास सबसे सामने जो प्रॉब्लम होगी वो इस पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने का होगा। साथ ही साथ मिलिट्री का भी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में हो गया है। अब देखो, किसी भी गवर्नमेंट में अगर किसी भी कंट्री में अगर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है और मिलिट्री अगर पावर में आ रही है पॉलिटिकल अफेयर्स को रिप्लेस करके, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंट्री का जो फ्यूचर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। स्पेशली तब अगर वो पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हो और उसके बावजूद ये दोनों चीज़ें हो रही हो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट। तो इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली ऐसा एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया है जिसके कारण इंटरनेशनल अटेंशन बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के पास आएगा, राइट। बहुत ज़्यादा हर जगह पर उनकी कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को फॉलो ना करने के लिए बोला जाएगा। मतलब ये सब चीज़ें इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएंगे कि ऐसा इन्होंने नहीं किया है, राइट। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश फेस कर सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर। जो बेसिकली मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो लोग माइनॉरिटी के लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। जो हिंदू वुमेन्स हैं, दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन रेप्ड, दे हैव बीन मर्डर्ड, राइट। ये सब चीज़ें चल रही है। जो हिंदू मेल्स हैं, दे आर सफरिंग अ लॉट। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम चल रही है। उसके कारण ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ग्लोबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं, वो सब के सब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के ऊपर कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, राइट। सो उम्मीद करता हूँ बांग्लादेश का जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो आपको समझ आ गया, एंड आफ्टरमाथ अभी क्या क्या हो रहा है वो चीज़ें भी आपको समझ आ रही है। नाउ देयर इज अ अपडेट ऑन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। नाउ यूक्रेन ने रिसेंटली आगे बढ़कर रशिया का एक रीजन है कर्स्क रीजन, वहाँ पर उन्होंने एडवांस करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर रहा था। मतलब यूक्रेन के जो बेसिकली प्लेसेस है उसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। बट ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा एक बहुत ही रेयर इवेंट हुआ है जहाँ पर रशियन टेरिटरी के अंदर यूक्रेन घुस गया है। और कौन सी टेरिटरी है? कर्स्क रीजन है। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग प्लेसेस इन न्यूज़। तो कर्स्क रीजन कहाँ पर है? इट इज़ प्रेजेंट इन रशिया। इसके अलावा अगर ये चीज़ को अगर हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया का जो स्टांस है ना वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बिकॉज रशिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूक्रेन उनके ऊपर अटैक कर देगा। बट ऐसा हुआ है, तो इसके कारण रशिया का स्टांस और ज़्यादा हार्ड हो सकता है। वो लोग अभी सिचुएशन को डीस्केलेट नहीं होने देंगे, उल्टा रशिया जो है वहाँ पर वापस कम बैक कर सकता है एंड एक हार्ड लाइन फाइटिंग स्टार्ट कर सकता है यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट में। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण ओवरऑल यूरोप के अंदर कहीं ना कहीं फिर से एक बार सिचुएशनल क्राइसिस आ जाएगी, बिकॉज एक तरफ तो यूरोप ऑलरेडी डरा हुआ है कि नेटो और आसपास के जितने भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो लोग ऑलरेडी कहीं ऑन द वर्ज ऑफ वॉर है, कभी भी वॉर हो सकती है। अब यहाँ पर यूक्रेन का अटैक करना रशिया के ऊपर और रशिया का प्रवोक होना, अगर रशिया प्रवोक हो जाएगा तो यहाँ पर रशिया भी वापस काउंटर अटैक कर सकता है। उसी कारण प्रॉब्लम्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। रिमेंबर द कर्स्क रीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड फायर्स। और वाइल्ड फायर्स के टाइम में क्लाउड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। देखो, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं जो कि वाइल्ड फायर के टाइम में फॉर्म होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज जब वाइल्ड फायर्स जब नीचे की तरफ मतलब जंगल में आग लगी होती है उस टाइम इंटेंस हीट पैदा होती है वहाँ पर, राइट। और वो गर्म हवा जो होती है वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है तो एक अपवर्ड करंट ऑफ हॉट एयर रिलीज करती है। मतलब गर्म हवा का एक अपवर्ड करंट ऊपर की तरफ जाता है, जिसके साथ में मॉइस्चर भी होता है। जहाँ पर ही पानी होता है वहाँ से लोग मॉइस्चर लेते हैं, और आग बहने के कारण वहाँ पर ऐश जो होता है, मतलब जो राख होती है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर फैलना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे हॉट एयर ऊपर की तरफ जाता है ऑब्वियसली वो ठंडा होता है, और जो मॉइस्चर है वहाँ पर एयर के अंदर होता है वो धीरे धीरे क्लाउड्स के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जब कंडीशंस बनते हैं तो वही पर्टिकुलर जो है वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और देन वो ऑलमोस्ट 50,000 फीट की हाइट तक पहुँच जाते हैं। मतलब ये बेसिक कंडीशंस हैं
पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के फॉर्म होने का। ठीक है, इतना आई होप आप समझ गए। अब देखो, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, जहाँ पर भी पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वहाँ पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा होता है, बट वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है। देखो, अगर रेनफॉल हो जाता फिर तो वाइल्ड फायर्स होते ही नहीं, फिर तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाती। बट वहाँ पर बेसिकली रेनफॉल नहीं होती है, वहाँ पर लाइटनिंग होती है और वहाँ पर मेनली थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप ओवरऑल इंपैक्ट समझना चाहते हैं पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ड्राई लाइटनिंग करती है, मतलब बिना वाटर के, विदाउट वाटर सिंपली लाइटनिंग करती है, जिसके कारण न्यू फायर्स और ज़्यादा कहीं ना कहीं इग्नाइट हो सकते हैं, एग्रीवेट हो सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अगर एक जगह पर वाइल्ड फायर्स हैं, तो वाइल्ड फायर्स के कारण पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये पर्टिकुलर क्लाउड के कारण और ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वाइल्ड फायर्स खुद ही और ज़्यादा कंडीशंस बना रही है और ज़्यादा वाइल्ड फायर्स बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर ये पर्टिकुलर टाइप के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फायर्स का स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ड्राई लाइटनिंग के साथ में स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो आग को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह फेंकते हैं, मतलब चिंगारियाँ फेंकते हैं, चिंगारियाँ उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके कारण जो वाइल्ड फायर मैनेजमेंट टीम वगैरह जो आती है आग को रोकने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। तीसरा, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर का जो अपर वाला पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसमें स्मोक और बाकी पार्टिकल्स वगैरह को डाल देती है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। क्लाइमेट चेंज का जो बेसिकली सिचुएशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार ड्राई लाइटनिंग और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वाइल्ड फायर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आप समझ गए। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से काम करती है। देखो, 2023 से पहले माना जा रहा था कि कनाडा को अगर हमने चेक किया तो 2023 से पहले सब मिला के लगभग 50 इस टाइप के क्लाउड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे। बट 2023 अकेले में ही सिर्फ एक साल में 90 क्लाउड्स फॉर्म हो गए कनाडा के अंदर। ये शो करता है कि सिचुएशन किस तरीके से खराब होती जा रही है टाइम टू टाइम। नो देखो, जैसे जैसे जो इंटेंसिटी है वाइल्ड फायर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है, उससे हमें मालूम चल रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो उसका एक मेजर रीज़न है राइजिंग, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर का राइज होना, ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वेदर पैटर्न्स का चेंज होना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई कर रही है वाइल्ड फायर्स को, और वाइल्ड फायर्स के कारण पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर क्लाउड्स के कारण और ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। तो ये सब जो है कनाडा और आसपास के रीजन्स में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अब देखो, इस पर्टिकुलर टाइप के क्लाउड्स के ऊपर रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चल रही है, अभी भी डेवलप हो रही है। जो हम बेसिकली समझना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाउड को हम किस तरीके से किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं जिससे कारण वो वाइल्ड फायर का जो इंटेंसिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाए। साइंटिस्ट इस क्लाउड को अभी भी स्टडी कर रहे हैं ताकि बेटर तरीके से वो प्रिडिक्ट कर सके, मिटिगेट कर सके वाइल्ड फायर के इफेक्ट्स को। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। तो लेट्स टॉक अबाउट बेली ब्रिज। देखो, बेली ब्रिज क्या होता है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली वायनाड में जो बेसिकली केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अभी आप जानते हैं लैंडस्लाइड आया था। तो लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे सब टूट गए हैं। तो जैसे मान लो एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, और बीच में बिल्कुल खाई है। तो यहाँ पर इसको पार करने के लिए क्या है, एक ब्रिज चाहिए होता है, बट वो ब्रिज बिकॉज लैंडस्लाइड से टूट गया। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, वहाँ पर एक बेली ब्रिज बनाया। बेली ब्रिज का मतलब होता है एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, एक टेम्परेरी ब्रिज होता है जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। रिसेंटली इसको वायनाड में बनाया गया था, और इसका मेन एम ये होता है कि वो एम्बुलेंसेस को, हैवी मशीनरीज को, बाकी व्हीकल्स वगैरह को ईजिली अपने ऊपर से पास करा सकता है। ठीक है, तो इस ब्रिज से बेसिकली वो सब चीज़ें पास हो सकती हैं। एक बार में 40 टन तक का वो वेट संभाल सकता है, और जब तक वहाँ पर परमानेंट ब्रिज नहीं बन जाएगा तब तक ये बेली ब्रिज वहीं पर काम करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेली ब्रिज किस तरीके से बनता है, क्या होता है। देखो, पहली चीज़ तो ये एक मॉड्यूलर ब्रिज है। मॉड्यूलर ब्रिज का मतलब होता है जिसको आप उसको खोल के बना सकते हैं, मतलब आप उसके पार्ट्स को अलग अलग तरीके से आप उसको लेके जा सकते हैं, और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के वहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। उसको कहते हैं मॉड्यूलर ब्रिज। सेकेंड, प्री फैब्रिकेटेड है, मतलब उससे कुछ पार्ट्स ऑलरेडी बने होते हैं, आपको बस वहाँ जाकर उसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और उसको असेंबल करना होता है। सो एक मॉड्यूलर और प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज होता है जिसको ऑन साइट, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं पर उसको आप जल्दी से जल्दी असेंबल कर सकते हैं। इसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डोनाल्ड कोलमैन बेली नाम के एक पर्सन ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूरोपियन नेशंस में यूज़ हुआ था, स्पेशली वॉर्स के टाइम में। जहाँ पर भी ब्रिज वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, वहाँ पर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो लोग बेली ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। नाउ यहाँ पर जितने भी प्री फैब्रिकेटेड पार्ट्स हैं, मतलब जो पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो सब लाइट स्टील के बने होते हैं। मतलब स्टील जो होती है, हल्की स्टील, उन सब चीज़ों से बने होते हैं। भले ये स्टील बहुत ज़्यादा हल्का होता है, लेकिन ये जिस तरीके से उसको जोड़ा जाता है ना, उसमें सारी की सारी खूबी होती है। जिस तरीके से उसको जोड़ा जाता है उसके कारण वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और हैवी से हैवी गाड़ियों को अपने ऊपर से ईजिली ट्रांसफ़र करवा सकती है। अगर हम इंडिया में यूज़ की बात करें तो जहाँ पर भी डिजास्टर वगैरह होता है, वहाँ पर इंडियन आर्मी आकर के बेली ब्रिजेस बनाती है।
रिसेंट एग्जांपल वायनाड से पहले तो 2021 में जो उत्तराखंड का फ्लैश फ्लड्स आया था, वहाँ पर भी बेसिकली इंडियन आर्मी ने बहुत सारे बेली ब्रिजेस वगैरह बनाए थे, सो दैट इजीली हम इक्विपमेंट्स को, मशीनरीज को, एड्स को, ह्यूमैनिटेरियन एड्स को, फूड सप्लाई वगैरह को इजीली ट्रांसफर कर सके हिली एरियाज वगैरह के अंदर, जहाँ पर भी ऐसे एरियाज है जहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है गाड़ियों वगैरह को लेके आने का। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। आज का डिस्कशन जो था उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो और आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कीजिए, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।